गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हिंदी में इसको कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। देखिए, जिम्नोस्पर्म के इंट्रोडक्शन की अपन बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो है शब्द सर्वप्रथम एरिस्टोटल या अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने दिया। इन्होंने इस ग्रुप में ऐसे प्लांट्स को शामिल किया जिनके बीजों पर कठोर आवरण उपस्थित नहीं था, इसीलिए इसको नेक्ट सीड वाले प्लांट्स कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जिम्नोस्पर्म शब्द सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने दिया। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। एरिस्टोटल जो था, अरस्तु जो था, उसका शिष्य था। ये दोनों ही फिलोसफर थे और इन्होंने सर्वप्रथम जिम्नोस्पर्म शब्द दिया। जिम्नोस्पर्म शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जिम्नोस इज इक्वल टू नेक्ट, और स्पर्म इज इक्वल टू सीड, यानी नग्न बीजी। नग्न बीजी अर्थात ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स पर किसी भी प्रकार का कोई कठोर आवरण नहीं पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। तो इस ग्रुप में या समूह में ऐसे पादपों को शामिल किया गया जिनके बीजों पर कठोर आवरण नहीं पाया जाता था। ऐसे प्लांट्स को शामिल किया गया जिनके बीजों पर किसी भी प्रकार का कोई कठोर आवरण नहीं पाया जाता है, अर्थात इनके बीज जो है वो अनावृत होते हैं। इसके अलावा इसके अंडाशय में फल भित्ति जो है या अंडाशय भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है, अर्थात अनावृत बीज वाले पादप जो अंडाशय भित्ति रहित होते हैं तथा जिनमें फल भित्ति अनुपस्थित होती है। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जिनमें अंडाशय भित्ति जो है अनुपस्थित होती है। यदि अंडाशय भित्ति अनुपस्थित है तो इसका मतलब उसमें फल भित्ति भी नहीं पाई जाएगी। अगर फल भित्ति नहीं है तो बीज चारों ओर से कवर नहीं होगा। गेबेल के अनुसार अंडाशय रहित फेनेरोगैम्स जो है वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं।
तो अपने ने प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें सारे प्लांट्स को अपने दो ग्रुप में बांटा था, एक क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेनेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर सभी लोअर प्लांट्स को शामिल किया गया और सभी हायर प्लांट्स या सीड प्लांट्स को फेनेरोगेम्स के अंदर शामिल किया गया। तो फेनेरोगेम्स में बीजधारी पादप शामिल है, इसीलिए गेबेल ने क्या कहा, अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो गया, गेबेल के अनुसार अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। गेबेल ने क्या कहा कि क्रिप्टोगेम्स जो है उसके अंदर सभी लोअर प्लांट्स है, लेकिन फेनेरोगेम्स के अंदर जो दो ग्रुप शामिल किए गए, एक ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर अंडाशय जो है वो उपस्थित होता है, दूसरा जो अंडाशय जिसमें अनुपस्थित होता है। तो जो इनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है उन प्लांट्स को गेबेल ने क्या कहा, जिम्नोस्पर्म कहा। अंडाशय रहित फेनेरोगेम्स जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अब इस ग्रुप की संख्या के आधार पर या संख्या की दृष्टि से देखें तो इसमें सबसे छोटा समूह है, ये अत्यधिक छोटे पादप समूह के रूप में पाया जाता है। संख्या की दृष्टि से यह पादप समूह अत्यधिक छोटा है, यानी जिम्नोस्पर्म की संख्या जो है वो पृथ्वी पर बहुत कम पाई जाती है। अगर अपने इसकी काउंटिंग करें तो इस सब डिवीजन के अंदर या इस डिवीजन के अंदर लगभग 70 जेनेरा और 725 स्पीशीज है जो कि संपूर्ण विश्व के अंदर फैली हुई है। तो अगर अपने इसकी संख्या की बात करें तो इस समूह में 70 वंश तथा लगभग 725 जातियां शामिल है, जो कि संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। संपूर्ण विश्व में कितने वंश है, 70 तो इसके जेनेरा है और 725 के लगभग स्पीशीज इसकी जो कि संपूर्ण विश्व के अंदर पाई जाती है। अब अगर अपने इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो पादप है ये अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। अपन पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो कुछ पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अपने आसपास अरावली है, अरावली में हालांकि जिम्नोस्पर्म नहीं मिलेंगे, अपने को बहुत कम मिलेंगे। लेकिन आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो हिमालय में अधिकांश जो वेजिटेशन है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की ही है। तो कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में, कुछ हिली एरिया में या पर्वतीय क्षेत्रों में जिम्नोस्पर्म प्रमुख वनस्पति रूप में उपस्थित होते हैं। मैन वेजिटेशन के रूप में जिम्नोस्पर्म जो है कुछ हिली एरिया के अंदर, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये मैन वेजिटेशन के रूप में उपस्थित होते हैं। अगर अपने इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इस ग्रुप के प्लांट जो है वो सबसे प्रिमिटिव और बीजधारी पादप की श्रेणी में आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है,
जिम्नोस्पर्म अति प्राचीन यानी प्रिमिटिव सीड प्लांट या बीजधारी पादप है। जिम्नोस्पर्म अति प्राचीन बीजधारी पादप है जिन्हें वर्गीकरण के दौरान टेरिडोफाइट्स व एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया। टेरिडोफाइट व एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया। जिम्नोस्पर्म को कहाँ रखा गया? अगर अपने क्लासिफिकेशन करते हैं तो थैलोफाइट्स के बाद में ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट के बाद में जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद में एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में जो है इसको जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। तो इसीलिए कि इसके उत्पत्ति के अनुसार अपने इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म को अपने एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के बीच में रखा जाता है। अब इसकी उत्पत्ति के अनुसार अपन देखें तो इसकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के अंत में। जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति कब हुई? इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक एरा महाकल्प के अंत में, पैलियोजोइक महाकल्प के अंत में डेवोनियन काल तथा कार्बोनिफेरस काल के मध्य में हुई। इसकी उत्पत्ति कब हुई? डेवोनियन काल तथा कार्बोनिफेरस काल के बीच में, जब जो पैलियोजोइक एरा है वो एंड होने वाला था, उस समय इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस समय ये पृथ्वी पर मैन वेजिटेशन के रूप में पाए जाते थे, अर्थात इस समय ये पादप मुख्य वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित थे। यानी कि जिम्नोस्पर्म जो है वो कार्बोनिफेरस, और जो कार्बोनिफेरस की शुरुआत होने वाली थी और डेवोनियन काल की अंत होने वाली थी, तो उस समय यानी उच्च डेवोनियन काल, अगर अपने इसकी बात करें तो उच्च डेवोनियन काल और निम्न कार्बोनिफेरस काल के मध्य इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और उस समय ये पृथ्वी पर सर्वाधिक रूप में उपस्थित थे। इसलिए मैन वेजिटेशन के रूप में पृथ्वी पर जो वनस्पति उपस्थित थी वो जिम्नोस्पर्म की थी। अब इस ग्रुप के जो साइकेडेल्स ऑर्डर के मेंबर हैं वो पृथ्वी पर जो है उच्च क्रिप्टोगैम्स की श्रेणी में माने जाते हैं, जबकि इसके निटेल्स ऑर्डर के सदस्य हैं वो एंजियोस्पर्म के नज़दीक माने जाते हैं। तो अगर अपने इसकी बात करें
इस समूह के साइकेडेल्स गण के सदस्य क्रिप्टोगेम्स यानी उच्च क्रिप्टोगेम्स लिख सकते हैं अपन, उच्च क्रिप्टोगेम्स तथा निटेल्स ऑर्डर के निटेल्स गण के सदस्य एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं, इसीलिए इनको कहाँ रखा गया, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया, वरना इनको इनके बीच में रखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर उदाहरण के रूप में अपन देखें तो नीटम के अंदर जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं, जबकि शेष जिम्नोस्पर्म जितने हैं उनके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो नीटम में एंजियोस्पर्म की तरह जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी नीटम के अंदर अगर अपन वाहिका की बात करें, वाहिनिका तो उपस्थित होती हैं, लेकिन वाहिका की बात करें तो वाहिका जो है वो निटेल्स ऑर्डर के सदस्यों के अंदर पाई जाती है, जबकि बाकी जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई जाइलम वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। अगर इसके अलावा अपने जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म जीवित और फॉसिल्स यानी जीवाश्म दोनों प्रकार के पादपों के रूप में पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट जो है वो दोनों के बीच की योजक कड़ी के रूप में क्या पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। तो टेरिडोफाइट है तथा एंजियोस्पर्म के बीच योजक कड़ी जिम्नोस्पर्म कहलाती है, जिम्नोस्पर्म है। इन दोनों के बीच की योजक कड़ी जिम्नोस्पर्म है। और आगे अपन देखें तो जो जिम्नोस्पर्म है वो किस श्रेणी में माने जाते हैं, जीवित और जीवाश्म दोनों प्रकार की श्रेणियों में माने जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, जिम्नोस्पर्म जीवित व जीवाश्म लिविंग व फॉसिल्स दोनों रूपों में पाए जाते हैं। दोनों रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि अगर अपने इसके लिविंग मेंबर्स की बात करें तो इसमें सिकोया सिम्परवायरेंस या अपने जेमिया पिग्मिया आदि ये जो बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म जीवित रूप में भी है और जीवाश्म रूप में भी इसके अंदर जीवित जीवाश्म के रूप में भी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो अगर अपने साइकेडोफिलिकल्स और बेनेटाइटल्स गण के ऑर्डर सदस्यों के बारे में बात करें तो साइकेडोफिलिकल्स और बेनेटाइटल्स गण के सभी सदस्य जो है वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। जिम्नोस्पर्म के साइकेडोफिलिकल्स
तथा बेनेटाइटल्स गण के सदस्य वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, अतः ये फॉसिल्स के रूप में या जीवाश्म के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं, अगर अपने साइकेडोफिलिकल्स और बेनेटाइटल्स ऑर्डर के सदस्यों के बारे में बात करें तो वर्तमान में ये सदस्य विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन पूर्व में ये पृथ्वी पर पाए जाते थे, तो वर्तमान में ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इन्हीं गण के सदस्यों से समानता दर्शाने वाले पादप वर्तमान में पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जिन्हें जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल साइकस। उपरोक्त गणों के सदस्यों से समानता दर्शाने वाले कुछ पादप वर्तमान में भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिन्हें जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल साइकस। साइकस जो है वो जीवित जीवाश्म के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। तो आज अपने ने जिम्नोस्पर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया कि जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई, पृथ्वी पर जिम्नोस्पर्म जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या मैन वेजिटेशन के रूप में किन क्षेत्रों में ये जिम्नोस्पर्म उपस्थित होते हैं, जिम्नोस्पर्म शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, जिम्नोस्पर्म शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर जीवित और जीवाश्म सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा गैबेल ने इनको क्या कहा, इन सभी बातों के बारे में आज अपने ने डिस्कस किया। बाकी इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में, जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।